एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। अध्याय 4 जलवायु वाला, उसमें हमने पहला भाग आप लोगों को बताया कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में। अगला आज का टॉपिक होगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, जितने भी हैं उतने हम बताएंगे। ये दूसरा भाग है जलवायु टॉपिक से। देखिएगा, लिखा है मानसून भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसून की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। मानसून की दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 1 तापीय संकल्पना, नंबर 2 नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना का मतलब ये है, इस संकल्पना के आधार यानी तापीय संकल्पना के आधार पर मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन जबकि नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन यानी नवीन संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। किसने? फ्लोन। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन? तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और अल नीनो सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और अल नीनो सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत देखिएगा, मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत क्या होता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। इससे यहाँ एक बृहत निम्न दाब का निर्माण होता है। इस निम्न दाब के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती हैं, जो कि 5 सेल्सियस से 3 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वर्ष भर चलती हैं। 5 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के वर्ष भर चलती हैं। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। फेरल एक विद्वान हुए हैं, उनके नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती हैं। चूंकि ये पवन लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती हैं, अतः ये जलवाष्प प्रयुक्त होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती हैं। प्रथम अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा द्वितीय बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसरित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ ही वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। व्यापारिक पवनें क्या हैं? व्यापारिक पवनें 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं, जो 35 डिग्री एवं दक्षिणी अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र से 0 अक्षांश के मध्य चलती हैं। 0 अक्षांश यानी निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, के मध्य चलती हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इससे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरी ओर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का निर्माण होता है। इस कारण
मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती है। ये पवनें उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। ये पृथ्वी का वायु परिसंचरण तंत्र है, देख लीजिएगा। आगे है मानसून की उत्पत्ति का विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत, या दूसरा जो सिद्धांत है, पहला तो तापी सिद्धांत हो गया, दूसरा है मानसून की उत्पत्ति का विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विषुवती पछुआ पवन सिद्धांत। देखिएगा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया। इनके अनुसार विषुवती पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है। इसकी उत्पत्ति अंता उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ के कारण होती है। अंता उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र क्या होता है? अंता उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न दाबी पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवती पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अंता उष्ण अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। विषुवती पछुआ पवनें अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून को जन्म देती है। लेकिन शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः गतिशील हो जाती हैं। ये तो दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस्ट ने किया था। YEST एस्ट द्वारा किया गया है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल यानी 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल यानी 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पवनें पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती हैं जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। ये है उत्तर एवं दक्षिणी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रभावित करती है। ये चित्र है, प्रभावित करते हैं किसको किसको? भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह 8 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य चलती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कौन है? पछुआ पवनों से है। यह 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती हैं। पछुआ यानी उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? पछुआ यानी उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी यानी पछुआ जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोधक का कार्य करता है एवं इसे 2 भागों में बांट देता है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से उसके समांतर बहने लगती है तथा दूसरी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है।
दक्षिणी शाखा की मध्य स्थित फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीत ऋतु में आता है, इसी जेट पवन द्वारा लाया जाता है। रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का सूचक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो सतह पर हवाओं को धकेलता है। इससे सतह पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च दाब का निर्माण होता है। ये शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी यानी तुलनात्मक रूप से तापमान अधिक होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं के कारण ही शीतकाल में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शीतलहर का प्रभाव रहता है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं और मानसून का रूप ले लेती हैं। जब पवन तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं तो बंगाल की खाड़ी से ग्रहण की गई जलवाष्प से तमिलनाडु में वर्षा करती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? भूमध्य सागर में यूरोप की ठंडी वायुराशि एवं सहारा मरुस्थल की गर्म वायुराशि के अभिसरण यानी मिलने से समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ मात्रा में कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट पवनें इस चक्रवात को भारत की ओर प्रेरित कर देती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत एवं नेपाल में शीत ऋतु में वर्षा इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह भारत में सामान्यतः 15 जनवरी से 15 अप्रैल के मध्य प्रभावी होता है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में शीतलहर उत्पन्न कर देता है। उत्तरी राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। रबी की गेहूं की कृषि के लिए यह वर्षा अत्यंत आवश्यक होती है। अगला हेडिंग है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बहती है। इसका खिसकाव तिब्बत पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भागों के अत्यधिक गर्म होने को माना जाता है। तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। यह ऊपर उठती वायु क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं में बट जाती है। इनमें से एक विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है तथा दूसरी धारा उत्तरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है। अगला सिद्धांत अगला है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है। इससे वहां बृहत उच्च दाब का निर्माण होता है। इस विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट स्ट्रीम चलती है तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है। यहाँ बृहत निम्न दाब का निर्माण करती है। इस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर के उच्च भार क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है। जेट स्ट्रीम के प्रकार। जेट स्ट्रीम के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम। नंबर 2 उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और नंबर 4 है ध्रुवी राशि जेट स्ट्रीम। पहला प्रकार देखिएगा, अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार जो हैं उसमें पहला है ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम। ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण धरातली ध्रुवी शीत वायु राशियों एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र यानी 40 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। दो विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु यह अधिक अनियमित होती है।
उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या है? दूसरा जो प्रकार है, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति धरातली उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी के उत्तर में हेडली कोशिका की ध्रुवीय सीमा के पास जो है, तो उस पेटी के उत्तर में ऊपरी क्षोभ मंडल में होती है, अर्थात 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर। इसका प्रभाव पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में यह अधिक नियमित होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का आविर्भाव जो तीसरा है, उसका आविर्भाव धरातली पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। चौथा प्रकार जो है जेट स्ट्रीम का, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। तो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। इस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है तथा दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। तो ये तो हुए तीसरा सिद्धांत के बारे में। अब चौथा सिद्धांत जो मानसून की उत्पत्ति का एल नीनो सिद्धांत है, उसके बारे में देखिएगा। एल नीनो सिद्धांत लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर महासागरों तथा वायुमंडल की सामान्य दशाओं में एक विशिष्ट परिवर्तन होता है। 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर महासागरों एवं वायुमंडल की सामान्य दशाओं में एक विशिष्ट परिवर्तन होता है। इसकी शुरुआत पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से होती है। पेरू के तट पर हमबोल्ट या पेरू की जलधारा, जो ठंडी जलधारा है, हमबोल्ट व पेरू की जलधारा प्रवाहित होती है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिकी तट से दूर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हमबोल्ट जलधारा की विशेषता शीतल जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है। विषुवत रेखा के पास यह दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा के रूप में प्रशांत महासागर के आर पार पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। एल नीनो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक सूक्ष्म गर्म जलधारा है जो 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है। यह छोटी धारा वैश्विक जलवायु तंत्र को प्रभावित करती है। वैश्विक जलवायु तंत्र को प्रभावित करती है। 25 दिसंबर को उत्पन्न होने के कारण इसे ईसा का शिशु भी कहा जाता है। जो एल नीनो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म गर्म धारा जो है, इसे 25 दिसंबर के कारण ईसा का शिशु भी कहा जाता है। एल नीनो के आने के साथ ही ठंडे पानी का गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है एवं ठंडे पानी का स्थान पश्चिम से आने वाली ठंडी जलधारा ले लेती है। इससे पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान बढ़ जाता है और इस गर्म जल के प्रभाव से प्रथमता दक्षिणी विषुवती गर्म जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। चूंकि दक्षिणी विषुवती जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अतः संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है तथा वहाँ निम्न दाब का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न दाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दशा को परिवर्तित कर देता है। इस निम्न दाब की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलीय भाग पर बना निम्न दाब यानी ग्रीष्म ऋतु में तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से हवाओं का प्रवाह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति बनती है। इसके विपरीत जब एल नीनो धारा का प्रभाव मध्यवर्ती प्रशांत महासागर तक सीमित रहता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का मार्ग बाधित नहीं होता तथा भारत में भरपूर वर्षा होती है। एल नीनो के परिणाम क्या होते हैं? एल नीनो के परिणाम ये होते हैं कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है, समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता होती है,
और प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घटना होता है। ला नीना, ये ला नीना क्या है? ला नीना एल नीनो का विपरीत रूप है, अर्थात यह एक अति ठंडी धारा है जो ध्रुवीय दिशा से विषुवत की ओर पेरू तट पर उत्पन्न होती है। ला नीना भी एक प्रतिसागरी धारा यानी काउंटर ओशियन करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा उत्पन्न अति सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होता है। इसीलिए इंडोनेशिया एवं समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। वर्ष 1998 में ला नीना के अधिक सक्रिय होने के कारण सामान्य से बहुत अधिक वर्षा के प्राप्त होने से चीन, भारत तथा बांग्लादेश में प्रचंड बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत बताए: तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और एल नीनो सिद्धांत। कल हम आपको बताएंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।